प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को अर्थशास्त्र के चैप्टर 3 मुद्रा और साख इस चैप्टर को समझाने जा रही हूँ। चूंकि ये चैप्टर काफ़ी लंबा है और अगर इसे एक ही वीडियो में बनाऊँ तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा, जो आपको काफ़ी बोरिंग लगेगा। इसलिए मैंने सोचा कि इस चैप्टर को मैं 2 वीडियो में आपको समझाऊंगी। तो इस चैप्टर का ये पार्ट 1 वीडियो है। अगर किसी ने भी मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस मीता की दुनिया इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी जरूर से दबा लें। तो बच्चों, अब मैं इस पार्ट की तरफ आती हूँ। पार्ट 1, इस पार्ट का जो है पार्ट 1 जो है उसमें मैं आपको बता रही हूँ। इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली की क्या सीमाएं हैं, आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है। साथ में मैं ये भी बताऊंगी कि मुद्रा के क्या कार्य है, बैंकों में निक्षेप से आप क्या समझते हैं, बैंकों के ऋण के संबंधित जो गतिविधियां हैं उस चीज को भी मैं बताऊंगी। सबसे पहले बच्चों, मुझे ये बताओ, क्या आपको पॉकेट मनी मिलती है? या कभी कभार जब आप स्कूल आते हो तो क्या आपके पिताजी या माँ या आपके कोई बड़े भाई बहन आपको कुछ पैसे देते हैं कि चलो आप पर खुश होकर कि चलो आप आज स्कूल से लौटते वक्त जो है कभी चिप्स या कभी बिस्किट ले लेना? ऐसा होता है कभी? या कभी आप जो है खरीदारी किए हैं? अगर इन सभी का उत्तर हाँ है तो ये आप तो जानते ही होंगे कि मुद्रा यानी कि पैसे के बिना आप खरीदारी नहीं कर सकते हैं। मुद्रा जो है वो हमारी आवश्यकताओं का एक अभिन्न अंग बन गया है। लेकिन जब मुद्राओं का प्रचलन नहीं था, आज से मैं बहुत सदियों पहले की बात कर रही हूँ कि जब मुद्राएं प्रचलन में नहीं थी तब क्या होता था। जब मुद्राएं प्रचलित नहीं थी या उनका जब प्रचलन नहीं होता था तो वस्तुओं के आदान प्रदान के द्वारा जो है यानी वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत जो है वो क्रय विक्रय होता था। नहीं समझे? तो चलिए आइए मैं इसे उदाहरण देकर समझाती हूँ। ये देखिए, ये है रामू जो जूता बेचता है और ये है श्यामू जो गेहूं बेचता है। अब रामू जो है वो चाहता है कि वो गेहूं प्राप्त करे, यानी अपना जूता बेचकर वो गेहूं प्राप्त करे, और श्यामू चाहता है कि वो गेहूं बेचकर वो जूता प्राप्त करे। यानी ये दोनों जो है अपनी जो मनचाही वस्तुएं हैं वे दोनों एक दूसरे से प्राप्त कर सकते हैं। ये अपना जूता इसे दे करके ये गेहूं ले सकता है और ये जूते प्राप्त करके गेहूं दे सकता है। तो ये जो प्रणाली है विनिमय की, जो ये प्रक्रिया है, इसे ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। यानी कि इसमें जो है आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग का होने की आवश्यकता है। अब ये आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग क्या होता है, ध्यान से सुनिए। जब किसी एक व्यक्ति के वस्तु के बेचने की इच्छा दूसरे व्यक्ति के खरीदने की इच्छा दोनों में आपसी सहमति हो तो ही वो आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग कहलाता है। अब इसमें क्या होता था, इस प्रकार वस्तु विनिमय प्रणाली जो थी वो काफी जटिल थी और बहुत समय तक चलने वाली भी थी। कैसे? जैसे इसी उदाहरण में मैंने इसे समझाते हुए एक यहाँ चित्र बनाए हैं। ये है मोहन जो मिट्टी के सामान को बेचता है और वो चाहता है कि कोई एक बाजार में कोई एक ऐसा दुकानदार मिल जाए जो उसके मिट्टी के सामानों को खरीदे और उसके बदले उसे जूते मिल जाए। यानी मोहन को जो है बाजार में जाकर उस व्यक्ति की तलाश करनी पड़ेगी जो जूते बेचता हो और जो सिर्फ बेचता ही नहीं हो जूते, बल्कि उसकी वो मिट्टी के सामानों को खरीदने के लिए भी इच्छुक हो। तो इस प्रकार की प्रक्रिया, इस तरह खोजने वाली जो प्रक्रिया है, ये बहुत लंबे समय से चलने वाली प्रक्रिया है और साथ में ये काफी जटिल भी है। साथ में वस्तु विनिमय प्रणाली में एक समस्या और ये उत्पन्न हो गई थी कि इसमें वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण नहीं हो पाता था।
यानी कि बहुत पहले ये होता था, बहुत सदियों से पहले जब वस्तु विनिमय प्रणाली थी, मतलब ये ऐसा था कि कभी कभार देखा गया कि अगर 1 लीटर दूध को प्राप्त करना है तो इसके बदले 4 से 5 जो है जोड़ी जूते देना पड़ता था। मतलब क्या, इसमें जो बेचने वाला होता था उसको अपने जो वस्तु है जिसको वो बेच रहा है उसका उचित मूल्य या क्या है वो उसको नहीं मालूम होता था। तो इस प्रकार मेरे बच्चों कि वस्तु विनिमय प्रणाली में इतनी सारी समस्याएं जब देखी गई, इतनी सारी जब कठिनाइयां उत्पन्न होने लगी, तब उसका स्थान धीरे धीरे जो है मुद्रा ने ले लिया। मुद्रा के द्वारा अब न सिर्फ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है बल्कि ये मध्यस्थता का काम भी करती है। इसीलिए मुद्रा जो है वो विनिमय का एक माध्यम बन गया है। मुद्रा के आधुनिक रूप के बारे में अब हम जानेंगे। मुद्रा के आधुनिक रूप में पहले क्या था कि राजा महाराजा जो थे वो जो सोने की मुद्राएं, चांदी की मुद्राएं, ये सब जो बहुमूल्य धातुएं हैं वो सब प्रचलन में था। धीरे धीरे जो है सिक्कों का भी प्रचलन हुआ। अब जो है करेंसी, यानी कि ये जो नोट है वो जो है, करेंसी मतलब क्या होता है, देखो बच्चों मेरे हाथ में कुछ नोट है, कागजी नोट है जिसको करेंसी कहते हैं, जो क्या अभी वर्तमान समय में ये प्रचलित है और इसके द्वारा जो है हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इसे कभी सोची हो कि इसे कौन जारी करता है? इसे भारत का केंद्रीय बैंक, जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, वो इन नोटों को और इन सिक्कों को जारी करता है। मुद्रा के प्रचलन से सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जो समस्या थी वो दूर हो गई। जैसे कि पहले क्या था, जैसे यहाँ उदाहरण में मैंने क्या बताया था कि मोहन को अपने इस इच्छा की प्राप्ति के लिए उसे एक ऐसे खरीदार की आवश्यकता होती थी, ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती थी बाजार में जो मिट्टी के सामानों को ले। लेकिन अब मुद्रा के आ जाने से क्या हुआ कि व्यापार करना काफी सरल हो गया। अब जो है मोहन मिट्टी के सामानों को बेच करके जो पैसा प्राप्त करेगा उससे वो क्या कर सकता है, जूते खरीद सकता है या उसकी जो मनचाही वस्तु है वो खरीद सकता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि मुद्रा ने जो है वो लेन देन की जो प्रक्रिया है उस काम को, उस कार्य को बहुत सरल बना दिया है। अब यहाँ पर आता है बैंकों में निक्षेप। निक्षेप का मतलब क्या होता है बेटा? कि निक्षेप का मतलब होता है जमा करना, बैंकों में जमा करना। बैंक में वही व्यक्ति जमा कर सकता है अपने धन को जिसका उस बैंक में खाता खुला हुआ है, यानी कि जिसका अकाउंट हो उस बैंक के अंतर्गत। यानी कि बैंक में न सिर्फ हम अपने पैसे को जमा कर सकते हैं बल्कि बैंक में अपना धन सुरक्षित भी होता है। साथ में क्या होता है कि इसमें बैंक जो है वो उस जमा धन के ऊपर ब्याज भी देता है। इस प्रकार जो है, और हम ये भी देखते हैं कि कभी कभार जो है जब लोग अपने धन को बैंक में जमा करते हैं, जरूरत पड़ने पर वो बैंक से पैसे निकाल भी सकते हैं, तो इसको हम मांग जमा भी कहते हैं। तो मांग जमा जो है वो बैंक का जो एक महत्वपूर्ण कार्य है। साथ में मांग जमा जो है वो चेक के माध्यम से भी जो है वो नकद का भुगतान होता है। चेक क्या है, आइए अब हम जानेंगे कि चेक क्या है। जो भी बैंक में खाता खोला जाता है उसको एक जो है एक चेक का इस तरह का बुक मिलता है, इसे चेक बुक कहते हैं। इसके अंतर्गत हम नकद भुगतान कर सकते हैं। नकद भुगतान मतलब ये चेक के द्वारा भी भुगतान किया जा सकता है। आपने कई कबार अपने घर में भी सुना होगा कि पिताजी या माताजी जो भी है नकद भुगतान नकद के रूप में न करके चेक द्वारा करें। तो ये से क्या होता है कि आप जिसको भुगतान करते हैं उसका नाम यहाँ लिखा रहता है, जितना भुगतान करते हैं उसकी राशि यहाँ लिखी रहती है। साथ में इस चेक में जो है जिसका चेक होता है उसका अकाउंट नंबर भी लिखा रहता है, और हम यहाँ पर अकाउंट पे ही करके जो है ये चेक जो है दूसरे के जिसको हमें देना रहता है उसके नाम से हम वो चेक दे सकते हैं। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि बैंक जो है जमाकर्ताओं का धन स्वीकार करता है, उस पर वो ब्याज भी देता है। साथ में
बैंक में जो है बैंक ऋणदाताओं को भी वो पैसा देता है। ऋणदाता उससे पैसे लेकर के क्या करते हैं, बैंक उस पर ब्याज जो है वो लेता है। यानी कि ये ब्याज लेना और ये देना, इन दोनों के बीच का जो अंतर है वही बैंकों की आय प्राप्ति का प्रमुख जो है वो जरिया होता है। अब आता है कि बैंकों की ऋण के देने संबंधी कई गतिविधियां होती हैं और बैंक जो है कई बातों को वो ध्यान में रखकर जो है ऋण देता है, और इसको जो है हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि ऋण की क्या शर्तें हैं। साथ में अभी आधुनिक समय में भुगतान का जो अभी तरीका है वो हम देखेंगे कि चेक के द्वारा, फिर डेबिट कार्ड के द्वारा, क्रेडिट कार्ड के द्वारा भी जो है नकद भुगतान होता है, भुगतान किया जाता है। यूपीआई भी जो है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये एक मोबाइल के द्वारा भी जो है हम किसी व्यक्ति को किसी भी समय किसी भी वक्त जो है राशि जो है उसके खाते में पहुंचा सकते हैं, या कोई भी अगर हम वस्तुएं खरीदते हैं तो उसका पेमेंट कर सकते हैं। तो आधुनिक युग में या वर्तमान में जो है नकद भुगतान के कई प्रचलित तरीके हैं, जो हम लोग धीरे धीरे इनको जानेंगे भी, इनको पढ़ेंगे भी। तो बच्चों, हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी पार्ट को फिर विस्तार से चर्चा करेंगे। थैंक यू।